कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही डरावने और रहस्यमयी माहौल से। चारों तरफ घना अंधेरा है। जंगल के बीच पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। कुत्ते लगातार भौंक रहे हैं और सायरन की आवाज माहौल को और भी भारी बना रही है। जंगल में पुलिस और सर्च टीम कई घंटों से तलाश कर रही होती है, लेकिन रोवान का कोई भी निशान नहीं मिलता। कुत्ते भी थक चुके होते हैं और शेरिफ कहता है कि अब शायद सर्च को रोक देना चाहिए। उसे लगता है कि अगर कुछ होता तो अब तक मिल जाता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि एक आखिरी बार एरिया चेक करके रात के लिए सर्च बंद कर दी जाए। इसके बाद सीन नेवरमोर एकेडमी में शिफ्ट होता है, जहां वेडनेसडे, प्रिंसिपल वीम्स और शेरिफ के बीच बातचीत चल रही होती है। शेरिफ गुस्से में सवाल करता है कि अगर वेडनेसडे सच कह रही है तो डेड बॉडी कहाँ गई। प्रिंसिपल वीम्स शांति से जवाब देती है कि वहां कोई बॉडी थी ही नहीं, इसलिए मिलना पॉसिबल नहीं था। लेकिन वेडनेसडे अपने बयान पर पूरी तरह अड़ी रहती है। वो कहती है कि उसने अपनी आंखों से उस मॉन्स्टर को रोवान को मारते हुए देखा है। शेरिफ को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, क्योंकि वहां ना कोई खून मिला, ना कोई फुटप्रिंट्स और ना ही किसी स्ट्रगल का निशान। उसे लगता है कि या तो वेडनेसडे कुछ छुपा रही है या फिर उसने जो देखा वो सच नहीं था। शेरिफ को इस बात का शक है कि शायद ये काम नेवरमोर के किसी स्टूडेंट का भी हो सकता है, जिससे वेडनेसडे तुरंत ऑफेंड हो जाती है। फिर शेरिफ एक और शॉकिंग बात बताता है। वो कहता है कि जंगल में पहले ही 3 और लोगों की लाशें मिल चुकी हैं, जिन्हें ऑफिशियली बियर अटैक बताया गया है। लेकिन शेरिफ खुद मानता है कि ये कोई साधारण जानवर का काम नहीं लगता। इससे सिचुएशन और ज्यादा सीरियस और कंफ्यूजिंग हो जाती है। जब शेरिफ वेडनेसडे से पूछता है कि वो जंगल में रोवान के साथ क्या कर रही थी, तो वेडनेसडे बताती है कि उसे जंगल से कोई आवाज सुनाई दी थी और वो उसे चेक करने गई थी। वहीं उसने अटैक देखा। उसके बाद वो बैंका बार्कलेस से मिली और उसे हेल्प लाने के लिए भेज दिया। उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं, बस इतना कि वो अपने डॉम में होश में आई। शेरिफ आखिरी बार कंफर्म करता है कि क्या वो मॉन्स्टर कोई बियर या वाइल्ड एनिमल था, तो वेडनेसडे कॉन्फिडेंटली कहती है, मैं ग्रिजली बियर्स के साथ भी रह चुकी हूँ, मुझे फर्क पता है। उसका ये जवाब साफ दिखाता है कि वो अपने स्टेटमेंट को लेकर बिल्कुल श्योर है। वेडनेसडे शेरिफ गैल्पिन से अकेले में बात करना चाहती है। प्रिंसिपल वीम्स पहले तो मना करती है, लेकिन वेडनेसडे की जिद के आगे उन्हें मानना पड़ता है। शेरिफ भी कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो उसे स्टेशन ले जाकर फॉर्मल स्टेटमेंट ले सकता है। आखिरकार वीम्स उन्हें सिर्फ 5 मिनट देती है, वो भी इस शर्त पर कि जो भी बात होगी वो ऑफ द रिकॉर्ड होगी। जैसे ही दोनों अकेले होते हैं, वेडनेसडे बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आती है। वो कहती है कि कोई रोवान की हत्या को छुपाने की कोशिश कर रहा है और क्राइम सीन को साफ कर दिया गया है। शेरिफ इस बात को सीरियसली नहीं लेता। वो शेरिफ को चैलेंज करती है कि वो उसकी बातों को इग्नोर करना चाहता तो है, लेकिन कर नहीं सकता, क्योंकि अंदर से वो भी जानता है कि जंगल में कोई मॉन्स्टर है और रोवान उसी का शिकार बना है। इतने में एक ऑफिसर शेरिफ को बुलाता है और कहता है कि उसे कुछ देखना चाहिए। माहौल अचानक और ज्यादा मिस्टीरियस हो जाता है। वेडनेसडे अपने मन में एडगर एलन पो की एक बात याद करती है, जो सुनो उस पर भरोसा मत करो और जो देखो उस पर भी आधा ही भरोसा करो। और वो सोचती है कि शायद इसी जगह ने पो को ऐसा बना दिया था। इसके बाद सीन बदलता है और वेडनेसडे अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर किनबॉट के सामने बैठी होती है। डॉक्टर उससे समझने की कोशिश करती है कि उसने मर्डर देखने का दावा क्यों किया। क्या वो अटेंशन चाहती है? लेकिन वेडनेसडे को ये सवाल पसंद नहीं आता। वो कहती है कि जब पहले से ही उसे झूठा समझ लिया गया है तो बताने का क्या फायदा। डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसकी जिंदगी में हाल ही में बहुत बदलाव आए हैं और ऐसे में कंफ्यूज होना नॉर्मल है। लेकिन वेडनेसडे तुरंत समझ जाती है कि ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है और वो उसमें फंसने से इनकार कर देती है। डॉक्टर कहती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन वेडनेसडे इमोशंस को ही रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है
कि इमोशन से फीलिंग आती है और फीलिंग से आंसू, और वो रोती नहीं है। डॉक्टर फिर बात को स्कूल की तरफ ले जाती है और पूछती है कि वो एडजस्ट कैसे कर रही है। वेडनेसडे एक डार्क तरीके से जवाब देती है। वो सार्ट्रे की लाइन कोट करती है, हेल इज अदर पीपल, और कहती है कि वो उसका पहला क्रश था। डॉक्टर उसे समझाती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे नेवरमोर इसलिए भेजा है ताकि वो अपने जैसे लोगों के बीच रहे और एक कम्युनिटी का हिस्सा बने। लेकिन वेडनेसडे को ये सब पसंद नहीं है। वो कहती है कि उसे अकेले रहना अच्छा लगता है, जैसे एक आइलैंड जो चारों तरफ से शार्क से घिरा हुआ हो। डॉक्टर उससे पूछती है कि क्या उसका ये एंटी सोशल बिहेवियर रिजेक्शन के डर की वजह से है। वेडनेसडे बिना किसी हेजिटेशन के जवाब देती है कि अगर डॉक्टर उसे रिजेक्ट भी कर दे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहती है कि उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है, और यहीं पर यह बातचीत एक अजीब सी साइकोलॉजिकल टेंशन के साथ खत्म होती है, जहां साफ दिखाई देता है कि वेडनेसडे किसी पर भरोसा नहीं करती। सेशन के एंड में डॉक्टर किनबॉट हल्के मजाक में कहती है कि आज का पूरा सेशन वेडनेसडे बिना भागने की कोशिश किए पूरा कर गई, और वो इसे अपनी छोटी सी जीत मानती है। बाहर आते ही वेडनेसडे की मुलाकात टाइलर से होती है। टाइलर कैजुअली पूछता है कि क्या उसने जेरिको में रुकने का फैसला कर लिया है। फिर उसे पता चलता है कि वेडनेसडे भी उसी थेरेपिस्ट के पास जाती है। दोनों थोड़ा ऑकवर्ड तरीके से हंसते हैं क्योंकि दोनों ही कोर्ट ऑर्डर की वजह से थेरेपी अटेंड कर रहे होते हैं। टाइलर उसे याद दिलाता है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल वाली रात वो अचानक गायब हो गई थी, और बाद में जो हुआ वो काफी शॉकिंग था। वेडनेसडे बताती है कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा, यहाँ तक कि शेरिफ भी नहीं। तभी टाइलर उसे रोककर कहता है कि वो उस पर विश्वास करता है। यह सुनकर पहली बार लगता है कि कोई तो है जो वेडनेसडे की बात को सीरियसली ले रहा है। इसके बाद सीन नेवरमोर एकेडमी में शिफ्ट होता है, जहां स्टूडेंट्स पोक अप की प्रिपरेशन में लगे होते हैं। सब अपने अपने कॉस्ट्यूम्स और प्रैक्टिस में बिजी हैं। माहौल थोड़ा एनर्जेटिक और कॉम्पिटिटिव हो जाता है। एनिट बड़ी एक्साइटमेंट के साथ वेडनेसडे को ग्रीट करती है और खुश होती है कि वो अभी भी रूम शेयर कर रही है। एनिट बताती है कि उसे अकेले रहना पसंद नहीं है, और थिंग उसे नेक मसाज भी देता है, इसलिए उसके लिए ये परफेक्ट सेटअप है। वेडनेसडे पूछती है कि एनिट का अचानक बिहेवियर क्यों बदला, तो एनिट कैजुअली रोवान का जिक्र करती है, लेकिन वेडनेसडे उसे साफ बताती है कि उसने रोवान को मरते हुए देखा है। एनिट थोड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि उसने उसी सुबह रोवान को जिंदा देखा था। यह बात वेडनेसडे को अंदर से हिला देती है और वो खुद सोचने लगती है कि कहीं वो अपना दिमाग तो नहीं खो रही। अब वेडनेसडे प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करती है और एनिट से रोवान के बारे में डिटेल्स पूछती है। एनिट बताती है कि रोवान थोड़ा अजीब और अलग रहने वाला लड़का है और वो जेवियर थॉर्पे का रूममेट है। एनिट सजेस्ट करती है कि अगर वेडनेसडे के पास फोन होता तो वो सीधे जेवियर से पूछ सकती थी। पास ही बाकी स्टूडेंट्स पोक अप के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एनिट एक्साइटेड होकर बताती है कि पोक अप एक डेंजरस और फन कंपटीशन है जिसमें कैनो रेस और फुट चेस दोनों शामिल होते हैं, और हर डॉम को एडगर एलन पो की किसी स्टोरी से इंस्पिरेशन लेकर पार्टिसिपेट करना होता है। एनिट पूरी तरह इस इवेंट को लेकर ऑब्सेस्ड होती है और कहती है कि ये उसके लिए सब कुछ है। फिर वो वेडनेसडे को भी ज्वाइन करने के लिए कहती है और साथ ही ये भी बताती है कि मिस थॉर्नहिल ने पिज्जा मंगवाया है ताकि सब लोग थोड़ा सोशलाइज कर सकें। लेकिन वेडनेसडे अभी भी अपने थॉट्स में उलझी हुई है। रोवान की मौत, उसका जिंदा दिखना और जंगल में छुपा हुआ वो मॉन्स्टर, ये सब उसके दिमाग में एक बड़ी मिस्ट्री बन चुका है जिसे वो हर हाल में सॉल्व करना चाहती है। अकेले में वेडनेसडे सोचती है कि वीम्स उस पर नजर रख रही है और शायद रोवान के बारे में कुछ छुपाया जा रहा है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि उसे सच का खुद ही पता लगाना होगा। इसके बाद वो क्वायर रूम में जाती है
जहाँ ऑडिशन चल रहा होता है। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और टीचर उसे देखकर थोड़ा सरकास्टिक हो जाता है। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वेडनेसडे के हार्वेस्ट फेस्टिवल वाले परफॉर्मेंस के बाद शायद उसे ड्रामा क्लब ज्वाइन करना चाहिए। वेडनेसडे सीधे सवाल पर आती है। वो बैंका से पूछती है कि जब वो बेहोश थी तो उसने किसे बताया था, क्या शेरिफ को? लेकिन बैंका मना कर देती है कि वो नॉर्मी कॉप्स पर भरोसा नहीं करती और उसने सीधा वीम्स को इन्फॉर्म किया था। फिर ऑडिशन शुरू होता है। वेडनेसडे से पूछा जाता है कि वो ऑल्टो है, सोप्रानो है या बस लोको है। सब उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन वेडनेसडे बिना कुछ बोले वहीं खड़ी रहती है। जैसे ही वो इनहेल करती है, अचानक एक तेज हाई फ्रिक्वेंसी साउंड निकलती है जो इंसानों को सुनाई नहीं देती, लेकिन आसपास का ग्लास चटक जाता है। सब शॉक्ड रह जाते हैं और वेडनेसडे कहती है ये एक ऐसा नोट है जो सिर्फ कुत्ते सुन सकते हैं। ये सीन दिखाता है कि वेडनेसडे सिर्फ मेंटली ही नहीं बल्कि एबिलिटीज में भी बाकी लोगों से अलग है। इसके बाद सीन आर्चरी प्रैक्टिस पर शिफ्ट होता है, जहां जेवियर वेडनेसडे को ट्रेन कर रहा होता है। वो उसे बेसिक स्टैंस और एरो चलाना सिखाता है, लेकिन वेडनेसडे यहाँ भी सीधे अपने असली मकसद पर आती है, जो कि होता है रोवान के बारे में पूछना। जेवियर बताता है कि उसने रोवान को आखिरी बार हार्वेस्ट फेस्टिवल में देखा था, लेकिन एक अजीब बात यह है कि सुबह रोवान का सारा सामान पैक्ड था, जैसे वो कहीं जाने वाला हो। जेवियर ये भी बताता है कि पिछले कुछ हफ्तों में रोवान का बिहेवियर काफी स्ट्रेंज हो गया था। वो पहले से भी ज्यादा अनस्टेबल लग रहा था और उसकी टेलीकाइनेसिस पावर्स शायद उसके दिमाग पर असर डाल रही थी। फिर जेवियर अचानक टॉपिक बदल देता है और वेडनेसडे से टाइलर के बारे में पूछता है। वेडनेसडे कैजुअली कहती है कि टाइलर बस उसकी मदद कर रहा था, लेकिन जेवियर उसे वार्न करता है कि उसे टाइलर से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो और उसके दोस्त नेवरमोर के स्टूडेंट्स को पसंद नहीं करते। वेडनेसडे इस बात पर रिएक्ट करती है और जेवियर को एलिटिस्ट स्नॉब कह देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। तभी एक लड़का सामने आता है जिसका नाम है यूजीन। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो नेवरमोर हमर्स का फाउंडर और प्रेसिडेंट है, यानी बी कीपिंग क्लब का लीडर। वेडनेसडे भी अपने काम और मिस्टीरियस अंदाज में अपना नाम बताती है, वेडनेसडे एडम्स, और यहीं से एक नया कनेक्शन शुरू होता है जो आगे चलकर इस मिस्ट्री में अहम रोल निभाने वाला है। वेडनेसडे पूछती है कि क्या वो लेट है या वहां पर सिर्फ वही है। यूजीन उसे बी कीपिंग क्लब के बारे में बताता है। वो कहता है कि हर कोई हाई लाइफ के लिए नहीं बना, क्योंकि ज्यादातर लोग इन जहरीली मधुमक्खियों से डरते हैं। फिर वो वेडनेसडे से पूछता है कि क्या वो स्टिंग झेलने के लिए तैयार है। वेडनेसडे बिना डरे उसकी बात सुनती है और यूजीन बीस के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने लगता है कि ये लाखों सालों से सेम तरीके से हनी बना रही है और ये एक परफेक्ट कम्युनिटी की तरह काम करती है, जहाँ सब एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करते हैं। वेडनेसडे को ये बात थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अचानक वेडनेसडे की नजर रोवान पर पड़ती है और वो तुरंत उसके पास जाती है। वो उसे रोककर कहती है कि उसे उससे बात करनी है, लेकिन रोवान घबराया हुआ होता है और कहता है कि उसे किसी से बात करने की इजाजत नहीं है। वेडनेसडे उसे याद दिलाती है कि कुछ समय पहले वही था जिसने उसे मारने की कोशिश की थी और कहा था कि वो स्कूल को डिस्ट्रॉय करने वाली है। वेडनेसडे उससे सीधे पूछती है कि वो ड्राइंग उसे कहाँ से मिली। रोवान नर्वस हो जाता है और अस्पष्ट जवाब देता है कि वो बस जंगल में गया था अपना दिमाग शांत करने। तभी उसका बिहेवियर अचानक एग्रेसिव हो जाता है। वो वेडनेसडे को वहां से जाने के लिए कहता है, ऑलमोस्ट जैसे वो डर रहा हो कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। फिर वो अचानक वहां से निकल जाता है, जिससे सिचुएशन और ज्यादा सस्पिशियस हो जाती है। सीन फिर क्लास में शिफ्ट होता है, जहां वेडनेसडे क्लियरली इरिटेट होती है क्योंकि उसका एकमात्र क्लू रोवान उससे फिर से दूर हो गया है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन थिंक पर निकालती है और कहती है कि अब उसे खुद ही नए एविडेंस ढूंढने होंगे। जेवियर फिर उसे अपने पास बैठने के लिए इनवाइट करता है
और मजाक में खुद को एलिटिस्ट स्नॉब भी कह देता है। क्लास के दौरान जेवियर अपने पावर्स का यूज करके एक स्केच को एनिमेट करता है जिससे बाकी स्टूडेंट्स इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन टीचर उसे तुरंत रोक देता है और क्लियरली बता देता है कि वेडनेसडे ऐसी ट्रिक से इम्प्रेस होने वाली नहीं है। आखिर में टीचर अनाउंस करती है कि अब सब लोग कार्निवोरस प्लांट्स के वर्ल्ड के बारे में सीखेंगे। क्लास में टीचर एक अजीब से पौधे की तरफ इशारा करके पूछती है कि इसका नाम कौन बता सकता है। बिना देर किए वेडनेसडे जवाब देती है डेंड्रोफिलेक्स लिंडीन, जिसे घोस्ट ऑर्चिड भी कहा जाता है और इसे पहली बार 1854 में आइल ऑफ विट पर डिस्कवर किया गया था। उसकी इस नॉलेज को देखकर टीचर इम्प्रेस्ड हो जाती है और बैंका को इनडायरेक्टली चैलेंज कर देती है कि अब उसे कंपटीशन मिल गया है। टीचर वेडनेसडे से इस प्लांट की खासियत पूछती हैं, तो वेडनेसडे एक्सप्लेन करती हैं इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी रेजिलियंस यानी कि इसका लचीलापन और एडॉप्टेबिलिटी है। ये किसी भी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस ही इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है क्योंकि बाकी प्लांट्स उसे एक्सेप्ट नहीं करते। वेडनेसडे की बातों में साफ हिंट होती है कि वो इनडायरेक्टली खुद के बारे में बोल रही है। बाकी स्टूडेंट्स भी समझ जाते हैं कि ये सिर्फ प्लांट्स की बात नहीं हो रही, बल्कि एक इनडायरेक्ट राइवलरी चल रही है। टीचर भी मजाक में कह देती है कि आज क्लास में प्लांट्स ही नहीं कुछ स्टूडेंट्स भी कार्निवोरस हैं। इसके बाद का सीन टाइलर और उसके फादर शेरिफ गैल्पिन के बीच शिफ्ट होता है। शेरिफ एल्विस को लेकर निकल रहा होता है जो कि एक डॉग है और टाइलर उससे कैजुअली पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। शेरिफ इनडायरेक्टली बताता है कि वो अभी भी उस क्रिएचर की तलाश में है। टाइलर क्लियरली मानता है कि कोई मॉन्स्टर है, लेकिन शेरिफ डाउट करता है कि कहीं ये नेवरमोर के किसी स्टूडेंट का काम तो नहीं। बातों बातों में शेरिफ थेरेपी का जिक्र छेड़ देता है और टाइलर से उसके सेशंस के बारे में पूछता है। टाइलर तुरंत डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी का बहाना देता है, लेकिन शेरिफ फादर सन रिलेशनशिप का प्रेशर डालता है। तब टाइलर टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन बात अचानक उसकी माँ पर आ जाती है। दोनों के बीच एक अनकंफर्टेबल साइलेंस बन जाता है, जिससे साफ पता चलता है कि उनके रिश्ते में पहले से ही काफी डिस्टेंस है। शेरिफ फाइनली चला जाता है और टाइलर अकेला रह जाता है। वो चाहता था कि वो अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करे, मैच देखे, लेकिन शेरिफ के पास उसके लिए टाइम नहीं होता। यह सीन उनके रिलेशनशिप की दूरी और इमोशनल गैप को दिखाता है। इसके बाद वेडनेसडे फिर से अपनी इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करती है। वो एनिट से कहती है कि उसे जंगल वापस जाना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रिंसिपल बीम्स उस पर लगातार नजर रख रही है। इसलिए वो एनिट से कहती है कि वो उसका डिकोय बने ताकि वो क्वाइटली जंगल जा सके। एनिट मना कर देती है क्योंकि वो ऑलरेडी बिजी है और उसे बीच से डर लगता है। फिर वो कैजुअली मेंशन करती है कि वेडनेसडे थिंग से हेल्प ले सकती थी, लेकिन वो उससे नाराज है। वेडनेसडे को ये सुनकर हैरानी होती है क्योंकि उसे लगता है कि गलती थिंग की थी। एनिट बताती है कि उसने थिंग के साथ टाइम स्पेंड किया और वो खुलकर बात कर रहा था। थिंग को लगता है कि वेडनेसडे उसे रेस्पेक्ट नहीं करती। वेडनेसडे अपने टिपिकल ड्राई ह्यूमर में जवाब देती है, टेक्निकली वो सिर्फ एक हाथ है। एनिट वेडनेसडे को समझाती है कि थिंग उसकी फैमिली है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अगर उसे मदद चाहिए तो पहले उसे जाकर उससे माफी मांगनी होगी। वेडनेसडे के लिए ये आसान नहीं होता, लेकिन अपने गोल के लिए वो मान जाती है। वो थिंग के पास जाती है और अपने टिपिकल ऑकवर्ड अंदाज में माफी मांगती है। कहती है कि उसने उस पर अननेसेसरीली गुस्सा किया और आगे से अपना टोन कंट्रोल करेगी। ये सुनकर थिंग थोड़ा शांत हो जाता है। वेडनेसडे तुरंत अपने काम पर वापस आ जाती है और कहती है कि अब टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि उनका लीड ठंडा पड़ सकता है। वेडनेसडे उससे पूछती है कि उसे बदले में क्या चाहिए, हैंड क्रीम, नेल बफर या क्यूटिकल सीजर्स। वेडनेसडे सीधा कहती है कि जो चाहिए मिल जाएगा। दोनों के बीच एक साइलेंट समझौता हो जाता है। वो मानती है कि वो स्टबर्न,
सिंगल माइंडेड और ऑब्सेसिव है। और ये ट्रेट्स बड़े राइटर्स में भी होते हैं, लेकिन साथ ही सीरियल किलर्स में भी। वो कहती है कि जब रोवान ने उसे वो ड्राइंग दिखाई थी तब उसे रियलाइज हुआ कि उसका सबसे बड़ा डर सच हो सकता है, कि वो किसी बहुत बुरी घटना की वजह बनने वाली है। और इस बार वो गुड टेरिबल नहीं होगा, बल्कि कुछ बहुत गलत होगा, इसलिए उसे सच्चाई जाननी ही होगी। वो थिंग को सख्त वार्निंग देती है कि ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए, वरना वो उसे खत्म कर देगी। इसके बाद वेडनेसडे अपनी प्लान पर काम शुरू करती है। वो एनिट और यूजीन को इंस्ट्रक्शंस देती है कि अगर वीम्स आसपास आए तो वो डिस्टेंस बनाए रखें, सीरियस दिखें और कुछ ना बोलें। यूजीन भी मजाक में कहता है कि अगर कोई सीक्रेट बाहर निकला तो वो हाइव कोर्ट के हिसाब से सजा देगा। यूजीन थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसके शेड में इतनी लड़कियां पहली बार आई हैं। वो ऑकवर्ड तरीके से एनिट के लिए अपनी लाइकिंग भी हिंट करता है, लेकिन वेडनेसडे ब्लंटली कह देती है कि एनिट के उसके प्रति इंटरेस्ट की पॉसिबिलिटी 1% से भी कम है। यूजीन फिर भी होपफुल रहता है। फिर यूजीन बीस और हनी के बारे में फैक्ट्स बताने लगता है, कैसे एंशिएंट टाइम्स में हनी का यूज घाव को हील करने और रिचुअल्स में होता था, और कैसे क्लियोपाट्रा हनी बात लेती थी। एनिट थोड़ा हेजिटेंट हो जाती है क्योंकि उसे बीस से डर लगता है। यूजीन उसे समझाता है कि शांत रहना जरूरी है क्योंकि बीस फियर को सेंस कर लेती है। वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि उसके पास स्मोकर है और वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। इस पूरे सीन में एक तरफ वेडनेसडे की सीरियस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो दूसरी तरफ छोटे छोटे मोमेंट्स में ह्यूमर और रिलेशनशिप भी डेवलप हो रहे हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, रोवान के साथ क्या हुआ और वेडनेसडे का उस मिस्ट्री से क्या कनेक्शन है। वेडनेसडे कंजर्वेटरी में मिसेस थॉर्निल के साथ होती है। थॉर्निल उसे नोटिस करती है और हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है कि शायद अंदर ही अंदर वेडनेसडे को ये सब पसंद आता है। वेडनेसडे थोड़ी कंफ्यूज्ड होकर पूछती है कि वो क्या कहना चाहती है। थॉर्निल समझाती है कि दूसरों की परवाह ना करना, खुद को डिफाइन करने की ताकत, ये एक गिफ्ट है। वेडनेसडे मानती तो नहीं, लेकिन ये भी कहती है कि ये हमेशा अच्छा फील नहीं होता। तब थॉर्निल उसे एक गहरी बात कहती है, सबसे इंटरेस्टिंग प्लांट्स हमेशा छांव में ग्रो करते हैं, यानी जो अलग होते हैं वही सबसे खास होते हैं। वो उसे ये भी कहती है कि अगर कभी उसे किसी से बात करने की जरूरत हो तो कंजर्वेटरी का दरवाजा हमेशा उसके लिए खुला है। इन्वेस्टिगेशन करते करते वो रोवान के रूम तक पहुंच जाती है। वहां उसे कुछ अनयूजुअल चीजें दिखती हैं, जिससे साफ लगता है कि रोवान उतना सिंपल नहीं था जितना दिखता था। इसी दौरान वेडनेसडे पूरे रूम की तलाशी करती है और उसे बेड के नीचे एक अजीब सा मुखौटा दिखता है। तभी दरवाजे पर फिर से नॉक होती है और बैंका भी वहां पहुंच जाती है। जेवियर उससे पूछता है कि वो यहाँ कैसे आई, क्या उसने अपनी सायरन पावर्स का इस्तेमाल किया। बैंका कहती है कि वो ऐसा नहीं कर रही और बस जेवियर से मिलने आई है। वेडनेसडे इन दोनों की बातें बेड के नीचे से छुपकर सुन रही थी। बैंका रोवान की डेथ पर सिंपैथी दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जेवियर को ये फेक लगता है। दोनों के बीच टेंशन बढ़ने लगती है। बैंका इनडायरेक्टली वेडनेसडे का जिक्र छेड़ती है और पूछती है कि आखिर जेवियर को उसमें ऐसा क्या दिखता है। जेवियर साफ कहता है कि वेडनेसडे ने उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं की, जो बैंका पहले कर चुकी है। बैंका को ये बात चुभ जाती है। वो कहती है कि जेवियर उसकी एक गलती को माफ नहीं कर पा रहा, लेकिन वेडनेसडे उसके साथ बुरा व्यवहार करती है, फिर भी वो उसके पीछे घूम रहा है। धीरे धीरे बात राइवलरी में बदल जाती है। बैंका ओपनली कहती है कि उसे वेडनेसडे पसंद नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वेडनेसडे खुद को सबसे बेहतर समझती है। वो अनाउंस करती है कि पोकअप में वो ओफेलिया हॉल को हराकर वेडनेसडे और एनिट को तोड़ देगी। जेवियर को ये सुनकर डाउट होता है कि बैंका कुछ बड़ा प्लान कर रही है, लेकिन बैंका कॉन्फिडेंट रहती है। वो कहती है कि उसका गेम पहले ही शुरू हो चुका है और उसे जीतना पसंद है। अंत में जेवियर उसे याद दिलाता है
कि इसी किलर इंस्टिंक्ट की वजह से उनका ब्रेकअप हुआ था। लेकिन बैंका कहती है कि पहले यही चीज उसे पसंद आती थी और यहीं से दोनों के बीच की पुरानी फीलिंग्स और करेंट राइवलरी साफ सामने आ जाती है। इसके बाद रेस शुरू होने वाली होती है। बैंका वेडनेसडे को देखकर ताना मारती है, उसे रंट ऑफ द लिटर कहती है, यानी सबसे कमजोर। लेकिन वेडनेसडे बिना हिले सीधे जवाब देती है। वो कहती है कि उसे नहीं लगता कि वो सबसे बेहतर है, बस बैंका से तो बेहतर है। ये सुनते ही दोनों के बीच की राइवलरी और इंटेंस हो जाती है। इसके बाद पोकअप शुरू होने वाला होता है। सब स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं और अनाउंसमेंट होती है कि ये नेवरमोर की सबसे पुरानी ट्रेडिशंस में से एक है, जो 125 सालों से चली आ रही है। रूल सिंपल लेकिन खतरनाक है। हर टीम को नाव से रेवन आइलैंड तक जाना है, क्रैकस्टोन क्रिप्ट से फ्लैग निकालना है और बिना डूबे वापस फिनिश लाइन तक पहुंचना है। जैसे ही रेस शुरू होती है, सारी टीम्स पूरी ताकत से रोविंग शुरू कर देती हैं। चारों तरफ शाउटिंग, चीयरिंग और पानी की आवाज गूंजने लगती है। कंपटीशन बहुत एग्रेसिव होता है। कुछ टीम्स दूसरों को रोकने के लिए ट्रिक्स भी यूज कर रही होती हैं। ज़ेवियर की टीम भी तेजी से आगे बढ़ रही होती है, लेकिन अचानक दूसरी टीम अटैक कर देती है। उनके बोट को डैमेज पहुंचाया जाता है। कुछ लोग पानी में गिर जाते हैं और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाती हुई लगती है। इसी बीच वेडनेसडे सिचुएशन को शांति से ऑब्जर्व कर रही होती है। उसे साफ समझ आ जाता है कि ये सिर्फ रेस नहीं है, यहाँ गड़बड़ भी हो रही है। वो तुरंत थिंग को सिग्नल देती है कि वो कुछ कंपटीटर्स को डिस्ट्रैक्ट करे। वेडनेसडे खुद एनिट के साथ आगे बढ़ती है और प्लान बनाती है कि बैंका को रोकना होगा, क्योंकि वो क्लियरली चीटिंग कर रही है। वो एनिट को पीछे रहने को कहती है ताकि वो बैंका की टीम पर नजर रख सके और उन्हें गड़बड़ी करने से रोक सके। थिंग इसी बीच दूसरे कंटेस्टेंट्स को कंफ्यूज करने लगता है, जिससे वेडनेसडे को आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। इस पूरे केओस में बोट्स टूट रही है, लोग पैनिक कर रहे हैं, लेकिन वेडनेसडे पूरी सिचुएशन को एक स्ट्रेटजी की तरह हैंडल कर रही होती है। रेस अब डेंजरस स्टेज पर पहुंच चुकी है। हर कोई जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और वेडनेसडे भी अब सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं कर रही, बल्कि ये गेम अपने तरीके से जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। रेस के आखिर में एनिट और वेडनेसडे की टीम जीत जाती है। एनिट खुशी से चिल्लाती है और पूरा माहौल सेलिब्रेशन में बदल जाता है। सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन वेडनेसडे भीड़ से दूर एक कोने में छुपकर बैठी होती है। एनिट उसे ढूंढ लेती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वेडनेसडे कैजुअली कहती है कि वो छुप रही है क्योंकि लोग उसे देखकर स्माइल कर रहे हैं और उसे ये सब अजीब लगता है। एनिट उसे समझाती है कि ये उसका मोमेंट है, उसने बैंका को हराया है, उसे एंजॉय करना चाहिए। वो उसे इनवाइट करती है और बाकी गर्ल्स के साथ हैंग आउट करने को कहती है। वेडनेसडे पहले हेजिटेट करती है, लेकिन फिर कहती है कि वो इसके बारे में सोचेगी। एनिट ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि ये पहली बार है जब वेडनेसडे थोड़ा सोशल होने के लिए रेडी दिखती है। तभी प्रिंसिपल वीम्स उसके पास आती है और कहती है कि उसे अच्छा लग रहा है कि वेडनेसडे अब सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। वेडनेसडे तुरंत इस बात को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि वो और उसकी माँ बिल्कुल अलग हैं। लेकिन वीम्स उसे याद दिलाती है कि आखिरी बार जब वो ओपेलिया हॉल जीता था, तब उसकी माँ टीम की कैप्टन थी और वीम्स खुद उसकी को पायलट थी। वेडनेसडे फिर अपने टाइपराइटर पर बैठकर सोचती है, नेवरमोर अभी भी एक रहस्य है, जहाँ सवाल जवाबों से ज्यादा है। उसे पो की लिखी हुई रिडल्स याद आती है। वो एक एक करके उन्हें सॉल्व करना शुरू करती है। हर लाइन एक अलग पजल होती है। मून का अपोजिट से सन, वर्ल्ड बिटवीन आवर्स से नेदर, और इसी तरह सारे क्लूज मिलकर एक हिडन मैसेज बनाते हैं। जैसे जैसे वो रिडल सॉल्व करती है, सस्पेंस बढ़ता जाता है और आखिर में एक शार्प क्रैकिंग साउंड होता है, जैसे किसी सीक्रेट का दरवाजा खुल गया हो। वेडनेसडे को एहसास होता है कि ये सिर्फ एक सिंपल रिडल नहीं था, बल्कि एक पूरा हिडन सिस्टम था। सीक्रेट सोसाइटीज, हिडन लाइब्रेरीज और शायद उसकी माँ का इससे कोई कनेक्शन। लेकिन जैसे ही वो सच के करीब पहुंचती है,
कहानी और भी गहरी और खतरनाक हो जाती है। और यहीं पर इस एपिसोड का अंत होता है।